हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा, आप मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे यूपी बोर्ड केमिस्ट्री, जो हिंदी मीडियम केमिस्ट्री सीरीज थी उसका लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। उन तीनों लेक्चर्स में हम कर चुके हैं विलयन क्या है, विलयन के घटक कौन कौन से हैं, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले कौन कौन से मेथड्स हैं वो कर चुके हैं। हम एक एक करके सारे के सारे मेथड्स कर चुके हैं। मास परसेंटेज क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और प्रबलता, मोलरता, मोललता, उसके बाद मोल प्रभाज, नॉर्मलता और पीपीएम। आज हम करेंगे विलेयता या घुलनशीलता जिसे बोलते हैं। एक बार छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ रिवाइज में। तो विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलायक एक विलेय। विलायक वह घटक होता है जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो, विलेय वो होता है जो कम मात्रा में उपस्थित हो। दूसरा, विलयन का वर्गीकरण नंबर 1, उनके घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार का होता है। द्विअंगी विलयन या द्विआधारी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थअंगी विलयन या बहुअंगी विलयन। इसमें 2 घटक होते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसमें 3 घटक होते हैं उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। इसमें 4 घटक होते हैं उसे चतुर्थ अंगी विलयन बोलते हैं। 4 से अधिक वालों को बहुअंगी विलयन बोल देते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। ठोस विलयन वह होता है इसमें विलायक ठोस हो, द्रव विलयन वह होता है इसमें विलायक द्रव हो, गैसीय विलयन वो होता है इसमें विलायक गैस हो। उसके बाद आ जाते हैं हम वर्गीकरण नंबर 3, विलेय तथा विलायक की सांद्रता के आधार पर। तो तनु विलयन वो होता है इसमें बहुत ही कम मात्रा में विलेय उपस्थित हो। सांद्र विलयन वो होता है इसमें अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में विलेय उपस्थित हो। असंतृप्त विलयन वह होता है इसमें विलेय की और अधिक मात्रा मिलाई जा सके। संतृप्त विलयन वह होता है इसमें विलेय की और अधिक मात्रा ना मिलाई जा सके। अति संतृप्त विलयन वह होता है इसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए। मानक विलयन वह होता है इसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा ज्ञात हो। और उसके बाद जलीय विलयन वह होता है जिसमें विलायक जल हो। और लास्ट अज्ञात विलयन वह होता है इसमें विलेय विलायक की मात्रा ज्ञात ना हो। यहाँ तक मैंने करा दिया था। अब आ जाते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 4 पर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, दिल लगाने। लेक्चर नंबर 4, चैप्टर है विलयन। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर है हमारा विलयन। तो चलो, आज का टॉपिक है हमारा विलेयता। टॉपिक है हमारा विलेयता। इसको बोलते हैं हम सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, विलेयता या घुलनशीलता भी इसे बोल देते हैं। अब विलेयता हम इस चैप्टर में 2 प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो विलेयता होती है द्रव में ठोस की विलेयता, द्रव में ठोस की विलेयता, घुलनशीलता लिख लो। और दूसरी होती है द्रव में गैस की घुलनशीलता या विलेयता या सोल्यूबिलिटी। ठीक, अब एक एक करके दोनों को लेते हैं हम। तो पहले लेते हैं हम द्रव में ठोस। नंबर 1, द्रव में ठोस की घुलनशीलता।
तो क्या होता है द्रव में ठोस की घुलनशीलता? किसी 100 ग्राम विलायक में ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा, ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक हो, संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक हो, क्या बोलते हैं उसे हम? उसे ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं, उसे ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। इसकी कंडीशन ये है, यह प्रोसेस होना चाहिए स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। तो अब इस परिभाषा को आप ऐसे बोलोगे, स्थिर ताप पर किसी 100 ग्राम विलायक में ठोस की अधिकतम मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक हो, और ठोस क्या होगा? ठोस होगा विलेय, ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक हो स्थिर ताप पर, वह कहलाती है उसकी विलेयता। जैसे मान लो मेरे पास ये है, इसके अंदर 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम है इसमें जल। अब मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी और टेम्परेचर कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर चीनी मान लो इसमें अधिकतम 5 ग्राम घुली, ठीक है, 100 ग्राम में 5 ग्राम मैक्सिमम, तो ये हो जाएगी इसकी विलेयता। तो 100 ग्राम जल में चीनी कितने घुलेगी? 5 ग्राम, ये होगी इसकी विलेयता, ठीक है। अब विलेयता किस किस चीज पर निर्भर करती है, ठीक है। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो विलेयता को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? नंबर 1, पहला तो है विलायक तथा विलेय की प्रकृति, विलायक तथा विलेय की प्रकृति, विलायक तथा विलेय की प्रकृति, विलायक और विलेय की प्रकृति। दूसरा ताप, दूसरा है ताप। तीसरा दाब तो बहुत कम प्रभाव डालता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन इसकी कोई इतनी खास जरूरत होती नहीं है। तो ले लेते हैं नंबर 1, विलायक तथा विलेय की प्रकृति। तो याद रखना हमारे पास जो एक जैसे विलायक होते हैं, एक जैसी प्रकृति के, एक जैसी प्रकृति, एक जैसी प्रकृति वाले पदार्थ, एक जैसी प्रकृति वाले पदार्थ आपस में घुल जाते हैं, आपस में घुल जाते हैं। अगर उनकी प्रकृति एक जैसी है तो वो आपस में घुल जाते हैं। अगर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एक जैसा है तो वो आपस में घुल जाते हैं। जैसे मेरे पास कोई विलायक है ध्रुवीय, और अगर कोई दूसरा विलेय है वो भी है ध्रुवीय, तो ध्रुवीय में ध्रुवीय घुल जाएगा, तो ये आपस में क्या होंगे? घुल जाएंगे। अब अगर मेरे पास कोई दूसरा है विलायक ध्रुवीय और ये है अध्रुवीय, तो ये आपस में नहीं घुलेंगे, नहीं घुलेंगे। और अगर मेरे पास है एक ध्रुवीय अध्रुवीय और दूसरा भी है अध्रुवीय, तो ये हो गए दोनों एक जैसे। तो जब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे फिर ये आपस में घुल जाएंगे,
तो नेचर पर डिपेंड करता है कि घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है घुलेंगे या नहीं घुलेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे मेरे पास मान लो एक है H2O, तो H2O याद रखना, H2O होता है ध्रुवीय। तो अगर आपने H2O में कोई ऐसा पदार्थ ले लिया जो कि ध्रुवीय हो या आयनिक हो, जैसे मान लो NaCl, ये आयनिक होता है, मतलब आयन्स हैं, ध्रुवीय हैं, तो ये दोनों का नेचर एक जैसा है, ध्रुवीय भी आयनिक होते हैं, इस पर स्लाइटली चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल, घुल जाएंगे, आपस में घुलनशील है। लेकिन अगर आपने H2O में डाल दिया क्लोरीन, क्लोरीन तो यार गैस है, गैस के बारे में बाद में बताऊंगा। अगर आपने H2O में डाल दिया बेंजीन, बेंजीन क्या है, अध्रुवीय, ये क्या है, ध्रुवीय। तो ध्रुवीय में अध्रुवीय डालोगे तो ये इनसोल्यूबल रहेंगे, इनसोल्यूबल का मतलब घुलेंगे नहीं है आपस में। अगर आपने ले लिया हेक्सेन, हेक्सेन होता है C6H12O14, और एक ले लिया हेप्टेन C7H16, हेक्सेन और हेप्टेन दोनों आपस में घुल जाएंगे, क्योंकि ये भी है अध्रुवीय और ये भी है अध्रुवीय, तो ये क्या होंगे, सोल्यूबल। तो जो एक जैसे प्रकृति के हैं वो आपस में घुल जाते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो एक जैसे कारक ताप, तो ताप बढ़ाने पर, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता भी बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता भी बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे घुलनशीलता बढ़ेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है घुलनशीलता ताप के। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर किसी द्रव विलायक में हम कोई ठोस विलेय मिला देते हैं, अगर किसी द्रव विलायक में हम कोई ठोस विलेय मिला देते हैं, तो ये होता है एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम, ऊष्मा ये अवशोषित करेगा तो जाके विलयन बनेगा। तो अगर आपने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, तो इसका मतलब इसमें घुलनशीलता बढ़ेगी। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, तो विलेयता घटेगी। ठीक है। नंबर 3, दाब। तो दाब का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता ठोस की विलेयता पर, क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं ऑलमोस्ट, और द्रव भी। तो दाब बढ़ाने पर या कम करने पर ठोस की द्रव में विलेयता या ठोस की द्रव में घुलनशीलता पर मेजरेबल इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, या आंशिक प्रभाव पड़ता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब उसके बाद आ जाओ बेटा नंबर 2, गैस की द्रव में घुलनशीलता, गैस की द्रव में विलेयता, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की द्रव में विलेयता। तो क्या होती है, स्थिर ताप पर 1 सीसी आयतन वाले द्रव में घुली गैस के आयतन को उसकी विलेयता कहते हैं, उसकी विलेयता कहते हैं। तो भाई मेरे पास है ये तुम्हारा 1 सीसी द्रव है कोई, अब इसके अंदर गैस के, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर, इसमें गैस का जितना भी आयतन घुल जाएगा सीसी में उसे बोलेंगे उसकी विलेयता। मान लो 0.1 घुला तो 0.1 हो जाएगा गैस की घुलनशीलता। ठीक है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, द्रव की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक।
प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो गैस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करेंगे? नंबर एक ताप। नंबर 2 विलायक तथा गैस की प्रकृति। नंबर 3 दाब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दाब। ये हेनरी के नियम के अनुसार होता है। हेनरी का नियम यहीं आ जाएगा दाब में, गैस के दाब में। ठीक है, तो अब करते हैं इसे आगे कंटिन्यूसली। चलो भाई, नंबर 1 ताप। तो ताप बढ़ाने पर होगा क्या? ताप अगर आप बढ़ाओगे किसी भी गैस के द्रव्य विलयन पर अगर ताप बढ़ाओगे तो जो घुलनशीलता है वो कम हो जाएगी, घुलनशीलता कम हो जाएगी। उल्टा होगा यहाँ पर, क्योंकि गैस और द्रव का जो विलयन बनता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है वो? ऊष्मक्षेपी प्रक्रम है। क्या बन जाएगा? विलयन प्लस इसमें क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। तो अगर आप एकदम टेम्परेचर बढ़ाओगे इसमें तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, द्रव अलग हो जाएगा, गैस अलग हो जाएगा। तो याद रखना, ताप बढ़ाओगे तो घुलनशीलता कम हो जाएगी गैस की। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक को जब हम बाहर रख देते निकाल के तो बहुत जल्दी जल्दी गैस निकल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फ्रिज में ज़्यादा गैस डिजोल्व होती है। ठीक है, तो इसलिए जो जलीय जीव हैं, जलीय जीव ठंडे पानी में सुगमता से रहते हैं, ठंडे जल में सुगमता से रहते हैं। जैसे नदियों के पानी में मछली रहती है, मगरमच्छ रहते हैं, जो भी अंदर रहेंगे। अगर गर्म पानी होगा तो वो उसमें सुगमता से नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे या बाहर आ जाएंगे। अब मछली तो डेड हो जाएगी, वो डेथ हो जाएगी उनकी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसी से वो सांस लेते हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जल में जो ऑक्सीजन है, इनका विलयन बना हुआ है, जल और ऑक्सीजन का। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा क्या? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो जल में ऑक्सीजन की कमी होने से वो सुगमता से नहीं रह पाते। ठीक है। नंबर 2 गैस की प्रकृति। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, जो एक जैसे होते हैं वो एक जैसे में डिसॉल्व होते हैं। मान लो मैंने ले लिया जल, और जल में कोई ऐसी गैस ले ली जो कि नॉन पोलर है, क्योंकि जल तो ध्रुव्य है। ध्रुव्य में अगर तुमने ले ली ध्रुव्य गैस जैसे CO2, ये हाईली सोल्यूबल है, घुल जाएगी। हाईली सोल्यूबल है क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? ध्रुव्य। तो ध्रुव्य में घुल जाते हैं। लेकिन अगर जल में ले लिया आपने हाइड्रोजन गैस, ये कम घुलेगी, बहुत ही कम घुलेगी। ठीक है। और अगर आपने ले ली जल में नाइट्रोजन गैस, ये बहुत कम घुलेगी। ठीक है। तो अगर नेचर एक जैसा है गैस का और इसका विलायक का, तो आसानी से घुल जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 3 दाब। यहां आ जाते हैं हम दाब में हेनरी का नियम। तो दाब में जो इफेक्ट पड़ता है वो हेनरी के नियम के अनुसार पड़ता है। ठीक है। हेनरी का नियम, तो क्या होता है हेनरी का नियम? तो हेनरी का नियम होता है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। वहां पर दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। तो विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन? सोल्यूबिलिटी। तो मास ऑफ गैस है m और वो प्रेशर के समानुपाती है P के। मास m प्रेशर के समानुपाती है। m इक्वल टू आ जाएगा Kp। ठीक है। और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, मोल प्रभाव के टर्म्स में ये आ जाता है
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो किसी की भी घुलनशीलता दाब के समानुपाती होती है। अब के एच है हेनरी कांस्टेंट, के एच है हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। तो इसका एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वो पेपर में आता है, हेनरी के नियम की उपयोगिता। हेनरी के नियम की, हेनरी के नियम की उपयोगिता, उपयोगिताएं। तो हेनरी के नियम की क्या क्या उपयोगिताएं हैं? नंबर 1, फर्स्ट ये है, हृदय की कार्य प्रणाली में हमारा जो लंग्स है, सॉरी हृदय कह रहा हूं मैं, हार्ट हो गए तो दिल याद आ रहा भाई हृदय नहीं, फेफड़ों की कार्य प्रणाली में, फंक्शन ऑफ लंग्स। देख लो इंग्लिश से हिंदी में पढ़ाते तो ऐसा होता है फेफड़ों की कार्य प्रणाली में। तो फेफड़े क्या काम करते हैं? वायुमंडल की ऑक्सीजन को लेकर हाई प्रेशर के साथ ब्लड स्ट्रीम में भेजते हैं। तो ब्लड स्ट्रीम में वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ा के भेजते हैं। प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो ब्लड में, मतलब रक्त में ज़्यादा प्रेशर के साथ जब ऑक्सीजन को भेजते हैं तो वो उसके अंदर घुल जाती है और वो बना देती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो बना देती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब वो विभिन्न हमारे अंगों तक पहुंचती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो दाब हो जाता है फिर कम, और फिर वापस से हीमोग्लोबिन अलग निकल जाती है, ऐसे कैसे सेम। और तुम्हारा ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ CO2 बाहर निकल जाती है। तो पहली उपयोगिता तो ये हो गई हेनरी के नियम की। हेनरी के नियम की दूसरी उपयोगिता है, कोल्ड ड्रिंक जो बनाते हैं ना, रोज हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने में। तो ये जो पेप्सी बनती है इसके अंदर तुमने देखा होगा सोडा वाटर जो होते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक जो होती है, इसमें बोतल के अंदर तुमने देखा होगा बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है जो ना देखा हो। जैसे कि बोतल होती है, ये बोतल है, अब जैसे बोतल है, मान लो कोई भी बीकर है, अब इसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक भरनी है, कोल्ड ड्रिंक बनानी है। तो जब तुम इसमें कोल्ड ड्रिंक बनाओगे तो क्या होगा, हाई प्रेशर के साथ इसके अंदर CO2 भेजोगे और फिर ढक्कन को बंद कर दोगे। लेकिन जैसे तुम ढक्कन खोलोगे प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ये CO2 गैस बाहर निकलने लग जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाकर ही हम इसमें कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, इसमें CO2 को घोल देते हैं। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस ज़्यादा बढ़ेगी, यही तो हेनरी का नियम था ऊपर। तो ये इसकी दूसरी उपयोगिता है। उपयोगिता नंबर 3, जो नीचे जाते हैं ना समुद्री गोताखोर, समुद्री गोताखोर जो गहरे समुद्र में जाते हैं, डीप सी डाइवर्स, वो क्या काम करते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं और उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम का मिश्रण भी लेते हैं। अगर वो हीलियम का मिश्रण ना लें, सिर्फ नाइट्रोजन का लें, तो नाइट्रोजन हीलियम के कंपैरिजन में ब्लड में ज़्यादा घुल जाएगी, और जब वो ज़्यादा घुल जाएगी तो वो बबल्स के फॉर्म में, बुलबुले के फॉर्म में बाहर निकलेगी, बुलबुले के फॉर्म में बाहर निकलेगी। और जब वो बुलबुले के फॉर्म में बाहर निकलेगी तो सडन पेन होगा, जो डीप सी डाइवर है उसको पेन होगा बहुत ज़्यादा। क्यों? पहले तो एक्सपेंड हो गई थी हमारी जो वीन्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा था, और उसके बाद वो सिकुड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। तो एकदम से जब वो सिकुड़ेंगी तो जो दाब कम होने से जब वो एक साथ बुलबुले के रूप में बाहर निकलेगी तो उसको पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये जो दर्द होता है उसको बोलते हैं बैंड्स। तो अवॉइड करने के लिए इसमें हीलियम मिलाते हैं, क्योंकि हीलियम ब्लड में सोल्यूबल नहीं होती, लेस सोल्यूबल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। और अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में, अधिक ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं, अधिक ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं, वहां पर जो लोग हैं उनको बीमारी हो जाती है एनोक्सिया। जो बीमारी होती है एनोक्सिया, वो क्या होता है कि ऊंचाई पे जब वो रहते हैं तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होता है।
तो वो ब्लड में भी ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है। जब वो ब्लड में कम पहुंच पाती है तो थकान महसूस करते हैं, ऊंचाई पर रहने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन पहुंचती है, मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से सोचने की जो टेंडेंसी है, सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जब सोचने की क्षमता कम हो जाती है तो इसी बीमारी को बोलते हैं हम एनोक्सिया, ठीक है। तो मैंने ये आपको 4 बताई है एप्लीकेशन हेनरी के नियम की। तो आज हमने जो टॉपिक करा वो टॉपिक करा, एक तो सबसे पहले विलेयता क्या होती है। तो कोई भी हमारे पास लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर कोई भी द्रव, कोई भी गैस या ठोस मिल जाए, घुल जाए, तो इसे बोलते हैं विलेयता। तो ये 2 प्रकार की होती है, ठोस की द्रव्य विलेयता और गैस की द्रव्य विलेयता। तो अगर कोई स्थिर ताप, पहले ठोस वाला ले लेता हूँ मैं, अगर स्थिर ताप पर कोई ठोस किसी द्रव में घुल रहा है 100 ग्राम द्रव में, तो जो उसकी मैक्सिमम अमाउंट है जिससे कि वो संतृप्त विलयन बना ले, उसे बोलते हैं गैस की ठोस में विलेयता। उसके बाद आ जाते हैं हम, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट कारक होता है टेम्परेचर, ताप। दूसरा कारक होता है इसमें उनकी प्रकृति, विलायक की और ठोस की प्रकृति। और तीसरा होता है दाब। तो इसमें 2 फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताप। तो ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ठीक है। तो ताप बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। दूसरा नंबर 2 प्रकृति, एक जैसे जो होते हैं विलेय और विलायक, तो वो आपस में घुल जाते हैं। जैसे कि जल में तुम्हारा NaCl घुल जाता है क्योंकि उनकी प्रकृति एक सी है। जल में बेंजीन नहीं घुलता क्योंकि प्रकृति अलग अलग है। हेप्टेन हेक्सेन में घुल जाता है क्योंकि इनकी प्रकृति एक जैसी है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है दाब। तो दाब का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दोनों असंपीड्य होते हैं, द्रव भी और ठोस भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं, दबा नहीं सकते हम इनको। अब आ जाते हैं द्रव में गैस की विलेयता। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव में गैस की जितने भी आयतन घुलेगा उसे बोलते हैं हम द्रव में गैस की विलेयता। यह 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, ताप पर, विलायक और गैस की प्रकृति पर और दाब पर। तो इनमें ताप बढ़ाने पर गैस की जो विलेयता है वो घट जाती है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ताप बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने चली जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 2 आ जाते हैं। नंबर 2 है प्रकृति। तो जो द्रव में और गैस में सिमिलैरिटी है, अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम है, अगर एक द्रव्य है दूसरा भी द्रव्य है तो वो आपस में घुल जाएंगे, अगर नहीं है तो स्लाइटली घुलेंगे, नहीं घुलेंगे। अगर ज़्यादा ही प्रेशर लगाओगे तो घुल जाएंगे, अगर अदरवाइज नहीं घुलेंगे। उसके बाद आ जाता है दाब। दाब बढ़ाने पर गैस की जो विलेयता है द्रव में वो बढ़ती है, यही हेनरी का नियम है। इसके 4 मैंने उपयोगिता बताई थी। नंबर 1, फेफड़ों के कार्य में, फेफड़े क्या कार्य करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर हाई प्रेशर के साथ ब्लड में भेजते हैं ऑक्सीजन, इससे कि ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाती है और वो काम करते रहते हैं प्रॉपरली, अंगों तक पहुंच जाती है ऑक्सीजन, तो हम प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक बनाने में इसका यूज है। अगर कोल्ड ड्रिंक बनानी हो तो हाई प्रेशर के साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको भेजनी पड़ेगी, अदरवाइज कोल्ड ड्रिंक नहीं बनेगी। नंबर 3, गहरे समुद्र में जब जाते हैं गोताखोर तो नीचे जाते जाते प्रेशर बढ़ जाता है, तो गैस ब्लड में ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है। अब जब बाहर आते हैं तो बाहर आने पर जो प्रेशर है वो कम होता है, तो गैस बाहर आने की कोशिश करेगी। तो जब वो गैस बुलबुले के रूप में बाहर आती है तो वो बुलबुले ब्लड स्ट्रीम के फ्लो को रोक देते हैं, जिससे कि पेन होता है सडन, उस पेन को बोलते हैं हम बैंड। उसके बाद अधिक ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं उनमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है वहाँ पर, तो ऑक्सीजन ब्लड में कम पहुँचती है, तो ब्लड में कम पहुँचती है, अंगों तक कम पहुँचती है, तो इससे वो प्रॉपरली समझने में, प्रॉपरली सोचने में अक्षम हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं एनोक्सिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज का घुलनशीलता। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चलेगा वो चलेगा वाष्पदाब। बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा वाष्पदाब। वाष्पदाब आप सभी जानते भी होंगे, राउल्ट का नियम चलेगा वाष्पदाब में, ठीक है। तो यार तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करके पढ़ा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो टीचर्स बिल्कुल भी अच्छा पढ़ाते हैं नहीं, ठीक है। लो क्वालिटी के टीचर्स हैं, मेहनत करते रहिए। गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसे ही हैं यूपी बोर्ड के। तो ये मेहनत केवल आपके लिए इसलिए करी जा रही है जिससे कि आप बहुत अच्छा
क्वालिटी कंटेंट अपने पास रख सको, अच्छे से अच्छी एजुकेशन आपको मिल सके, आप कंपटीशन कर सको सीबीएसई वाले बच्चों के साथ। अदरवाइज यूपी वाले बच्चे कहीं भी नहीं है, सीबीएसई वाले बच्चों के सामने कहीं भी नहीं टिक पा सकते। सीबीएसई वाले बच्चों का जो कंटेंट होता है वो हाई क्वालिटी का होता है, उनके पास अच्छे टीचर अवेलेबल होते हैं, अच्छे स्कूल्स होते हैं उनके पास, तो इसीलिए सीबीएसई वाले बच्चे ही आगे होते हैं। ठीक है, तो अब तो सिलेबस भी एक जैसा है, इसी वजह से मैं बना भी पा रहा हूँ वीडियो, अदरवाइज तुम्हारे लिए अलग सिलेबस बनाना पड़ता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, सारी जितने भी वीडियोस आपको आ रही हैं उन्हें अपनी जो क्लासमेट्स हैं उनको लिंक के थ्रू शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एक दूसरे तक पहुंचाओ, इससे उनको बेनिफिट मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है। पता है जब भी कोई वीडियो शूट होती है तो उसमें है ना बहुत मेहनत लगती है, आपको शायद अंदाज़ा ना हो। कभी तो वीडियो शूट करते टाइम माइक की आवाज़ नहीं जा पाती, कभी वीडियो शूट नहीं हो पाती, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत मेहनत लगती है एक इंसान को वीडियो शूट करने में। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ और शेयर करो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक, लव यू ऑल।